नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ मुलाकात। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहयोग करने का वायदा पूरा करने को कहा। भारत कोवैक्स के सदस्य देशों को वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड टीके का निर्यात फिर शुरू करेगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष जुलाई में लगभग 14,65,000 नए सदस्य जुड़े। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए अफगानिस्तान को दी जाने वाली राशि पर रोक लगाई। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित किया जा रहा है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र में। इस सत्र में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1950 में इसी दिन स्वतंत्र भारत का संविधान अंगीकार किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकाशवाणी समाचार को कल के क्विज में पूछे गए इस प्रश्न पर बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से जवाब मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं भुवनेश्वर, ओडिशा की मिताली पटनायक। मेरा नाम मिताली पटनायक है। मैं ओडिशा की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। उड़ीसा की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। लक्ष्मी पंडा, सरला देवी, वीर सुरेंद्र साई ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज में आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, पूना समझौता किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। क्विज का प्रश्न, आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पूना समझौता किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्थापित रणनीतिक साझेदारी परिषद के माध्यम से जारी पहल सहित विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सऊदी अरब से निवेश की आशा रखता है। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय लोगों की देखभाल के लिए सऊदी अरब की विशेष सराहना की और आभार प्रकट किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहयोग करने का वायदा पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों की आगामी बैठक में जलवायु कोष तथा कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बैठक इस वर्ष 1 से 12 नवंबर तक होगी। कल जलवायु परिवर्तन पर विश्व के नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन पर किसी भी वार्ता की सफलता के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि के सिद्धांतों पर अमल करने की आवश्यकता बताई। बैठक में जलवायु कोष और जलवायु संकट से निपटने के उपायों के लिए आवश्यक कार्यवाही पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण के अंतर्गत नागालैंड को पुनर्वास के लिए और झूम खेती को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र की ओर से 20 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान की घोषणा की है। श्री चौबे ने बताया कि ये अनुदान अपनी तरह की पहली वित्तीय सहायता है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के लोगों और विशेष रूप से किसानों को उपहार स्वरूप दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैक्सीन मैत्री अगले महीने शुरू की जाएगी। कोवैक्स पहल के अंतर्गत वैक्सीन का निर्यात फिर से आरंभ किया जाएगा। हमारी जरूरियात को पूरी करके अधिक प्रोडक्शन करेंगे। ये प्रोडक्शन के तहत हम वैक्सीन मैत्री को भी आगे बढ़ाएंगे। 4th क्वार्टर में वैक्सीन मैत्री के तहत हम दुनिया को भी मदद करेंगे और कोवैक्स में भी हमारी जिम्मेवारी निभाएंगे। कोवैक्स कार्यक्रम महामारी से निपटने की तैयारी के लिए नवाचार गठबंधन गावी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कोविड रोधी टीकों के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से भारत में कोविड टीकों का अनुसंधान और उत्पादन निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में 30 करोड़ से अधिक और अगली तिमाही में 100 करोड़ से अधिक टीकों का उत्पादन किया जाएगा। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सितंबर महीने में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों ने बनाई हुई 26 करोड़ डोज मिलेगी। अक्टूबर में हमें 30 करोड़ से अधिक डोज मिलने की संभावना है। निपटाओ। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में 81 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लेने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 81 करोड़ 73 लाख 95,763 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 85 लाख 68 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंतरिम वेतन विवरण के अनुसार इस वर्ष जुलाई में संगठन में करीब 14,65,000 नए सदस्य जुड़े। कल जारी इस विवरण से पता लगता है कि पिछले 4 महीनों से संगठन के सदस्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जुलाई में संगठन के सदस्यों की संख्या में 31.28% की वृद्धि हुई। जून 2021 में 11.16% की वृद्धि हुई थी। आयु की दृष्टि से जुलाई महीने में 22 से 25 वर्ष की आयु के सर्वाधिक
3,88,000 सदस्यों की वृद्धि हुई। इसी महीने में 18 से 21 वर्ष की आयु के करीब 3,27,000 लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ देता है और किसी सदस्य की असमय मृत्यु पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान किया जाता है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ मुलाकात। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहयोग करने का वायदा पूरा करने को कहा। भारत कोवैक्स के सदस्य देशों को वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड टीके का निर्यात फिर शुरू करेगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष जुलाई में लगभग 14,65,000 नए सदस्य जुड़े। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए अफगानिस्तान को दी जाने वाली राशि पर रोक लगाई और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर होकर 46वें स्थान पर आ गया है। इस सूचकांक में पिछले कई वर्ष से भारत की स्थिति में सुधार हो रहा है। 2015 में वह 81वें स्थान पर था और इस वर्ष 46वें स्थान पर आ गया है। महामारी के कारण पैदा हुए संकट के दौरान नवाचार सर्वोपरि था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा में देश को आत्मनिर्भर और परिवर्तनशील बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए महाराष्ट्र से पूर्व सांसद रजनी पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सांसद राजीव सातव की कोविड से मृत्यु के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए रजनी पाटिल की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरेंगे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। चुनाव 4 अक्टूबर को होगा। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉक्टर मुरुगन आज सुबह भोपाल पहुंच रहे हैं। वह दूरदर्शन केंद्र भोपाल का भी दौरा करेंगे और मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुरुगन के राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने जाने की संभावना है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में यह सीट तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई है। उन्होंने जुलाई में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के बाद राज्यसभा से त्याग पत्र दे दिया था। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 125 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 95 विधायक हैं। इसके अलावा 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी से है, जबकि 4 निर्दलीय सदस्य हैं। विधानसभा की 3 सीटें फिलहाल रिक्त हैं। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों में से वर्तमान में भाजपा के पास 7 और कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 बजे से सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है योग और आयुर्वेद, सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल और भारतीय परंपराओं में गौरव। इससे भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और प्रतिबद्धता का पता चलता है। ये विशेष कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर विचार साझा करने का आग्रह किया है जिन पर वे मन की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी।
अफगानिस्तान में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे दी जाने वाली राशि पर रोक लगा दी है। कोष ने हाल में सदस्य देशों के लिए 6 खरब 50 अरब डॉलर के विशेष आहरण अधिकार की घोषणा की थी, लेकिन अभी अफगानिस्तान को ये राशि नहीं मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता गैरी राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में सरकार की अनिश्चितता के कारण उसे ये अनुदान नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को ऋण देने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा वित्तीय कार्रवाई बल ने भी अपने 39 सदस्य देशों से तालिबान की परिसंपत्तियों पर रोक लगाने को कहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। परिक्रमा कार्यक्रम में अपराजिता आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। आज बापुनी पुण्य भूमि पर। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 1905 में आज ही के दिन जामनगर के पास जन्मे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उच्छंग राय नवल शंकर ढेबर को। ढेबर मौजूदा गुजरात और तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के प्रभाव में ढेबर ने 1936 में अपने गृहनगर राजकोट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालत का पेशा छोड़ दिया। ढेबर ने 1938 और 1942 के बीच राजकोट रियासत में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा कन्फेडरेशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। अधिकांश रियासतें जनता के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर भारी आर्थिक बोझ डालकर भारी भरकम टैक्स लगा रही थीं। अंग्रेजों ने उन्हें घरेलू और बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान की और बदले में देशी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन कर राष्ट्रवादी भावनाओं के खिलाफ कार्य किया। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होने लगा। कई क्रांतिकारियों के ब्रिटिश सत्ता से दूर रियासतों में चले जाने से इन रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 1930 और 1940 के दशक के दौरान ढेबर राजकोट रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ये बलिदानों नो प्रेमी कई जीवे सदा अंगारों पर, ओ नरवीर सदा मरसे आदरती मानो क्या तने, ओ नरवीर सदा मरसे आदरती मानो क्या तने। 30 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने रियासतों में काठियावाड़ के लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। संयुक्त सौराष्ट्र के निर्माण में ढेबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराने की कोशिश की तो ढेबर ने आंदोलन का नेतृत्व किया और रियासती सरकार के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की,
जिससे जूनागढ़ के नवाब को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ढेबर के शुरू किए गए बहिष्कार आंदोलन से दूसरे रियासतों के सेनानियों को भी प्रेरणा मिली और इसका व्यापक असर पड़ा। इसके बाद ही जूनागढ़ के भारतीय संघ में शामिल होने की राह खुली और इस तरह ढेबर के नेतृत्व में जूनागढ़ रियासत को निरंकुश नवाब की चंगुल से मुक्ति मिली। 15 फरवरी 1948 को जब 202 रियासतों और प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर भारतीय संघ का सौराष्ट्र बना तो उसमें ढेबर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे देखते हुए उसी दिन ढेबर को सौराष्ट्र का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। जाने माने गांधीवादी अनामिक शाह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ढेबर के नेतृत्व के बारे में अपने विचार साझा किए। ढेबर भाई ने कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत शांत क्रांति करके लैंड रिफॉर्म किए और जो खेती करते हैं उनको ये जमीन मिले ऐसा प्रावधान किया। तो उन्होंने जिनके पास खेती की जमीन है उनके लिए लैंड मॉर्गेज बैंक बनवाया और ये सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक आज भी चल रही है और बैंक ने जो कृषि लोगों को कर्ज लेना था उनको बैंक से मिलता था। जमीन के सामने ऊंचे ब्याज पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ढेबर की जन सेवाओं को देखते हुए 1973 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के देश के प्रति प्रेम और बलिदान की अमर भावना को नमन करते हैं। 1949 में आज ही के दिन मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का अंग बना। संविधान लागू होने के बाद मणिपुर को मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल किया गया। बाद में इसके स्थान पर प्रादेशिक परिषद गठित की गई। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत यहाँ विधानसभा गठित की गई। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर 9 विकेट से आसान जीत दर्ज की। 93 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने केवल 10 ओवर में जीत हासिल कर ली। आईपीएल में आज दुबई में पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। एक या दो जगहों पर हल्की या गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 17 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पुदुचेरी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, अगले महीने से वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड टीके का फिर से निर्यात शुरू करने की खबर अधिकांश अखबारों ने सुर्खियों में दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मांडविया ने कहा, भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया के लिए रोल मॉडल। देश के लोगों का टीकाकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। लोक सत्य ने लिखा है, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप होगी टीका आपूर्ति। पंजाब में सरकार के कामकाज संभालते ही मुख्यमंत्री के वादों की झड़ी लगाने को अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से दिया है। अमर उजाला ने लिखा है, सीएम बनते ही ऐलान, बिजली पानी के बकाया बिल होंगे माफ।
कर्मियों को 15% वेतन वृद्धि की खबर के साथ दैनिक भास्कर ने पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन को बड़ी राजनीति का छोटा हिस्सा बताया। नवभारत टाइम्स ने बड़ी सुर्खी दी है, आई नई सरकार, कायम पुरानी रार। हरिभूमि की खबर है, पंजाब के बाद ऑपरेशन राजस्थान, अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। जनसत्ता, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर विस्तार से दी है। मामले की जांच और अन्य पहलुओं पर भी अखबारों की नजर है। देश के कई राज्यों में अगले 3 दिन बारिश के आसार पर हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली में 6 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी, 21 से 26 सितंबर तक मानसून फिर सक्रिय रहेगा। हरी भूमि की खबर है, पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन उद्योग पटरी पर लौटा, आने से 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, वीकेंड पर 15,000 पर्यटकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। राजस्थान पत्रिका ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है, दुनिया में ऑनलाइन पढ़ाई करने में भारतीय महिलाएं दूसरे स्थान पर हैं, 52% महिलाएं ऑनलाइन कोर्स के लिए पंजीकृत हैं। रूस के विश्वविद्यालय में ताबड़तोड़ गोलीबारी और संदिग्ध की गिरफ्तारी की खबर अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट की उस नसीहत को मुख्य पृष्ठ पर दिया है, जहां स्कूल खुलवाने पहुंचे छात्र की याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, याचिकाओं में नहीं। और मुख्य समाचार से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पूना समझौता किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहयोग का वायदा पूरा करने को कहा। भारत कोवैक्स के सदस्य देशों को वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड टीके का निर्यात फिर शुरू करेगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष जुलाई में लगभग 14,65,000 नए सदस्य जुड़े। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए अफगानिस्तान को दी जाने वाली राशि पर रोक लगाई। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।